और जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है उससे दे रहा है, फिर तो वो आंसर वैसे भी गलत है। एक तो ये भी तरीका हो गया एलिमिनेट करने का, जैसे ये कई सारे अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है। मैं खुद ही क्लास में आपको 5 अलग अलग तरीके से बताता हूँ, लेकिन जेसम एक ऐसा अप्रोच है जो आपको क्वेश्चन को इजी बना देता है। इसमें हम जूनियर वाली वैल्यू को लेते हैं, जेसम के नाम से ही पता चलता है, जैसे जूनियर वाली वैल्यू जो होगी हमारा, ये तो जब भी होगा इससे ज़्यादा ही आंसर आएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है उससे हमारा आंसर क्या होता है, कम आता है। मतलब इन दोनों के बीच में ही आंसर हमारे पास लाई करेगा। अगर इनके अलावा कोई आंसर दे रहा है फिर तो वो आंसर वैसे भी गलत है। एक तो ये भी तरीका हो गया एलिमिनेट करने का, जैसे ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में आएगा। अब फिर हमको, लेकिन हम अपने मेथड पे आते हैं। जेसम क्या होता है, जेसम का मतलब इससे जो जूनियर वाली वैल्यू ये तो आंसर आएगा। हम बस ये देखते हैं इस जूनियर वाली वैल्यू से दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है। तो हमने देखा ये 11 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 11। और ये कितने लोगों पे है, 5 लोग हैं इसमें। रेशियो में कितने हैं, 5 लड़कियां कितनी हैं, 5। तो 11 गुणे 5 55, और यही 55 सभी में बराबर बराबर बांट देंगे, ठीक है। 55 को बराबर बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, एक लोगों में देखिए 55 है हमारे पास, और 6 और 5 11 लोगों में बांटना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ कितना हो जाएगा, 11 5 55, मतलब 5 यूनिट और बढ़ जाएगा, 75 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, लिख के समझिए कैसे हम करते हैं इसको। जैसे हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो था वो कितना था हमारे पास, 6 और 5 का था। और हमारा इसमें लड़के जो पास थे वो 75%, लड़कियां जो पास थे वो कितने थे, 86% थे। तो आपका जो आंसर होगा ना, हमेशा छोटा वाला जो आंसर होगा, छोटी वाली वैल्यू इससे ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा वो कैसे निकालेंगे, बस वही आपको यहाँ पे सीखना है। तो हम देखेंगे इससे, ये इस वाले नंबर से ये कितना ज्यादा है दूसरा वाला। तो हमने देखा ये 11 ज्यादा है, तो ये 11 अकेले नहीं है, इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग। अगर यहाँ पे 1 का अनुपात दिया होता तो 1 ही लोग होते, तो 5 लोगों का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 55। ये 55 जो होगा ना सब में बटेगा इक्वल इक्वल, ठीक है। जैसे हमका रूल क्या है, सबको बराबर बराबर बांट दीजिए टोटल सभी लोगों में। तो सभी लोग कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स मिला के देखें तो 6 और 5 11, सिर्फ 11 से डिवाइड कर लीजिए और यही हमारा आंसर होगा। देखिए 75 ये और 5 ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं, थिंक विदाउट थिंक, मतलब अपने माइंड में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं बिना कुछ लिखे, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन होगा। एक और क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बोला कि किसी परीक्षा में कुल 240 प्रश्न हैं, जिसमें से पहले खंड में 140 प्रश्न होते हैं। पहले खंड में कितने हैं, 140, मतलब पहला वाला हिस्सा हमारे पास 140 प्रश्न का है। तो दूसरा वाला खुद ही बच्चा कितना, 100 में बच गया। तो देखिए कितना आ गया, 7 और 5 का अनुपात दिया, मतलब पहला और दूसरा खंड। और पहले खंड में कितना मार्क्स मिले हैं, 67%, तो ये 67% होगा। दूसरे वाले में कितना मिले, 91, तो ये 91 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखना है कि जो आंसर होगा ना वो 67 से ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो ये कितना ज्यादा है, पहले तो ये देखना है। तो ये हमारे पास ज्यादा दिख रहा है, इससे 24 ज्यादा है, 24% ज्यादा है इस वाले 67 से। तो अकेले नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ अनुपात में 5 है, तो ये 5 से गुणा कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 120। अब 120 कितने लोगों में बटेगा, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो कितने लोग हैं टोटल, सभी लोग देखिए 7 इधर 5 इधर, 12 लोगों में बट जाएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 77। कैसे, ये वाला 10 और ये वाला 67 मिलकर कितने होंगे, 77। देन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं इसका यूज आपको हर एक चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अगर पहले से भी पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि कैसे इस बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन मैं आपको हर जगह इसको अप्लाई करना सिखा दूंगा कि हर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है, जो टॉपिक में, हर एक टॉपिक में कैसे होगा, कि आप सीआई में कैसे लगाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में कहां लगाएंगे, उसमें हम सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ 2-3, तो अनुपात यहाँ पहले से बना दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में अनुपात नहीं बना था, तो इसमें अनुपात पहले से बना हुआ है 2-3 का। एक में 15% पास है, दूसरे में 20, तो इस 15 से तो ज्यादा ही आंसर होगा पहला चीज। अगर हम पास वाला निकालें तो कितना ज्यादा होगा, थोड़ा देखिएगा, ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा, इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग, मतलब 15 ज्यादा बटेगा और कितने लोगों में, 3 2 5 लोगों में, तो ये हमारा आ गया 18%, मतलब टोटल 18% लोग पास हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि उन छात्रों का प्रतिशत निकालने जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, पास फेल नहीं है। यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इनको छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। तो अगर 18 लोगों को मिलती है तो बचे हुए सबको नहीं मिलता होगा, मतलब कितना, 82% लोगों को नहीं मिलता होगा, ठीक है। सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, 2-3 का अनुपात था, लिख लेंगे ऐसे, इस वाले में 15%, इस वाले में हमारे पास कितना था, 20%, तो आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 15 से ज्यादा आएगा। अब ये कितना ज्यादा है, 5, इसमें 1 लोग नहीं है, 3 लोग हैं, तो 3 लोग मतलब 15, ये 15 बढ़ जाएगा सभी में, 3 और 2 कितने, 5 लोगों में, तो ये आ गया हमारे पास 18%। 18% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो जिनको नहीं मिलती होगी वो वाले कितने होंगे, आप खुद से सोचिएगा। अगर 100 में 18 घटा लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 82 आएगा। और इनको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने माइंड में करने वाली चीज है जेएसएम, जो आपके क्वेश्चन को ईजी बना देता है। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे आप ईजी तरीके से सोच सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि अनुपात में 2 ही लोग आए, 3 लोग आ सकते हैं, 4 लोग आ सकते हैं, 5 लोग आ सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। देखिए इसमें देखिए 6 है, 4 है, 7 है, क्वेश्चन भी हमने नहीं पढ़ा, और इनका जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना, ये अलग अलग तीनों दिया। तो सबसे छोटा वाला आंसर कितना है, 6.5, और सबसे बड़ा वाला कितना, 11.5, मतलब जब भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो सारे आंसर इनके बीच में है, तो आंसर तो होगा। अब 6.5 से ये वाला कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ये तो 4 ज्यादा है, और ये वाला कितना ज्यादा, तो बोलेंगे ये वाला 5 ज्यादा है। तो यहाँ 5 7 35 लोग हैं, यहाँ 6 4 गुणे 4 16, 35 और 16 51, 51 को सब में बांट देंगे, 6 4 10 17, 17 से 3 बार में कट जाएगा, और 6.5 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9.5%। 9.5 है क्या इसमें, पहला वाला आंसर है। मतलब आप क्वेश्चन को देख के सिर्फ आंसर निकाल सकते हैं कैसे निकलने वाला आंसर। अब एक बार मैं फिर से लिख के बताता हूँ, देखिए पूरा समझिएगा। 6 रेशियो 4 और रेशियो में 7, इस छोटे वाले की जो वैल्यू हमारे पास सबसे पहला 6.5, दूसरा वाला हमारे पास कितना है 10.5, और तीसरा वाला हमारे पास कितना है 11.5। तो सब आंसर में हमेशा छोटे वाले से तो बड़ा ही आएगा, जैसा का मतलब ही होता है जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, मतलब जो सबसे छोटी वाली वैल्यू को लीजिए और फिर उसके बाद दूसरे से कंपेयर कर लीजिए। तो 6.5 से ये वाला ज्यादा कितना है, 4, तो इसमें 1 लोग नहीं है, इसमें 4 लोग हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर यहाँ 1 रेशियो में रहता तो यहाँ 1 से गुणा होता, 4 गुणे 4 16, इसका तो देखिए 16 तो आ गया ज्यादा। इस वाले में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 गुणे 7 कितना, 35, 35 भी ज्यादा है यहाँ पे। और ये सभी बढ़ जाएंगे जितने लोग होंगे, 6 4 10 और 17 से। देखिए 17 से भाग काट देंगे तो 3 बार में कट जाएंगे, 51 बन गया। तो 6.5 प्लस 3% जोड़ लेंगे तो ये 9.5% यहाँ पे हो जाएगा। मतलब जेएसएम से आप बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन को जो औसत पे बेस्ड होते हैं, एलिगेशन पे बेस्ड होते हैं, उनको आप बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टाइप का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में बन सकता है, ठीक है। वो चैप्टर के हम अलग से दिखाते हैं। पहले तो ये देखिए एक और क्वेश्चन, अगर सब्जेक्ट वाला दे दिया तो क्या करेंगे। क्या बोला कि एक बैंक परीक्षा में 4 विषय होते हैं, गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग और जीएस। इसमें पूर्ण अंक क्रमशः दिए हुए, अंक इसमें दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना सबके वैल्यू दिए, 156 दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, 104 दिया हुआ है,
और हमारे पास कितना दिया 85 दिया हुआ, 85 13 13 13 13 से 85 कटेगा नहीं तो इसको 65 ही कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के ऊपर एक नंबर ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं भी करता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 65 करके करेंगे तो शायद और इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मान लीजिए 65 हो गया, तो इनका पहले अनुपात बना लीजिए आप खुद ही। 13 से ये सब कट रहा है, 13 से कितने बार में, हाँ 13 से ये 12 बार में, 13 से ये 10 बार में, 13 से ये 8 बार में, 13 से ये 5 बार में। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में लिखिए कि पहले वाले चैप्टर में कितना है 68% है, दूसरे वाले में कितना है 70% है, तीसरे वाले में कितना है 73% है, और चौथे वाले में कितना है 70% है। तो सबसे छोटे वाले को आंसर ले लीजिए, सबसे छोटा वाला कितना है हमारे पास 68% तो होना ही होना है। अब देखिए 68 ही हो गया, अब इससे ज्यादा कितना है ये 2, और 2 में कितने लोग हैं 10 लोग हैं, तो ये 20 इसका आ गया। अच्छा इस वाले का कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा, 5 वाटे 40, इसका 40 ज्यादा है। इस वाले में कितने ज्यादा है 2, 5 दूना 10, यहाँ भी 10 ज्यादा, और किससे डिवाइड होगा वो देखिए, सभी को जोड़ेंगे जितने लोग यहाँ पे हैं, तो ये हमारे पास होगा 12 10 22 30 और 35। 35 से जरूर कटने वाला नंबर होना चाहिए, देखिए 60 20 40 60 10 70 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट गया, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास सिर्फ 70%। तो बड़े बड़े क्वेश्चनों का बहुत कॉमन तरीके से कर सकते हैं, जो आपका एग्जाम में टाइम लेते हैं उन क्वेश्चनों के लिए जेएसएम सबसे यूनिक तरीका होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको बेसिक अलग अलग वैल्यू को बढ़ाना होता है या चेंज करना पड़ता है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, रेशियो के अलावा अगर नंबर लेके करते हैं तो वहाँ पे जेएसएम सबसे यूनिक अप्रोच होता है। जेएसएम के साथ साथ हम आपको नेक्स्ट वाले में आपको बताने वाले हैं, जेएसएम के अलावा हम इसका एक नया छोटा भाई और बनाया है मैंने, टीएसएम क्या होता है, टीएसएम के बारे में भी हम लोग समझेंगे, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीका होता है, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करेगा तो हम टीएसएम का भी आपको बताएंगे कि टीएसएम का यूज़ कैसे करते हैं, आजकल के नए क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई होगा, वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगे ट्रिक के अंदर में। लेकिन सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक और कमेंट साथ में करते हुए बताएंगे हमको, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो को भी लेते आएंगे, ठीक है। साथ में आपको एक चीज़ समझना है, संकल्प बैच, ठीक है, एक ऐसा बैच है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेडिसिन लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का रूल लगाते हैं कि इसको 500 इसको 100 मान लेते हैं, लगा सकते हैं। कुछ लोग इसमें एलिगेशन भी लगा लेते हैं, कुछ लोग इसमें एलिगेशन 2 भी लगा लेते हैं, कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा अप्रोच मैं बताना चाहूँगा जो आपको हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होगी, कोई बाउंडेशन नहीं होगी, आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ अलग एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। अगर एक बार पढ़ते हैं तो जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे और साथ में कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको आप कितने तरीके अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। सबसे बेसिक तरीका, बेसिक जिसको लगाना नहीं है वो वाला तरीका, एक क्वेश्चन में सारा बता देता हूँ। बेसिक में क्या करते हैं लोग, 5 और 1 का अनुपात है कि 5 1 का अनुपात हमारा किसका दिया हुआ है, इनकम हम पहले दिया है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, ठीक है। ये 5 1 का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। तो हम इसको 500 मान लिया और इसको हमने 100 मान लिया और ये बराबर में 600 हो गया। तो ये बोला 25% इसका बढ़ गया, तो इसका 25% कितना होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका 15% बढ़ गया तो इसका 15% कितना होगा, 15 होगा। अब आप खुद सोचिए कि ये अगर 150 रुपये बढ़ा है और 15 रुपये सेविंग बढ़ी है, तो ये कितना बढ़ा होगा, 135। क्यों, क्योंकि 135 ये बढ़ा होगा और 15 बचा होगा, तभी इनका इनकम कितना होगा, 150 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये निकालना होता है कि ये 135 जो है इस 500 का कितना प्रतिशत है, इनटू में 100 करेंगे, फिर इसको काट लेंगे ऐसे और फिर काटेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 27%। तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं तो ईजी हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़ा मेथड जाता है, ठीक है। अगर परसेंटेज लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका ले सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब क्वेश्चन ईजी रहता है तो वहाँ काम हो जाता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये हो गया आपका पहले तो, हाँ पहले तो ये हो गया कि इसको छोड़ते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आप इसको लगाने के लिए, आप इसमें एलिगेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। वे 2 क्या बोलता है, वे 2 ये बोलता है एलिगेशन। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर एक तरफ रखते हैं, सेविंग एक तरफ रखते हैं और इनकम, और इन सबका चेंज लिखते हैं, परसेंटेज चेंज और यहाँ भी परसेंटेज चेंज। इनका अनुपात नहीं, परसेंटेज चेंज कितना प्रतिशत चेंज हो रहा है। जैसे इनकम हमारा कितना चेंज हुआ 25, तो ये बीच में आ गया 25। सेविंग में कितना हुआ 15%, यहाँ 15। इसमें हमको पता नहीं है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, तो इसके बाद इनका अनुपात दिया कि 5 और 1 के अनुपात में है, 5 और 1 के, लेकिन इनको घटाने में हमारे पास 10 आ रहा है, तो इससे डबल है, 2 गुना पे है। तो ये भी 2 गुना पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या, इस दोनों में घटाएं, यहाँ पे क्या नंबर जिससे 2 आ जाता है बोलेंगे यहाँ 27 होना चाहिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा अप्रोच हम एलिगेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें लाइन मेथड भी लगा सकते हैं। लाइन मेथड क्या होता है, बैलेंसिंग रूल। ये भी हर जगह क्या पूरी तरीके से सिक्योर नहीं, कहीं ना कहीं ये भी टाइम टेकन हो जाता है। जैसे हम बीच में क्या करते हैं ना, एक वो लगाते हैं, सीसा लगाते हैं। सीसा एक ज्योमेट्री का टॉपिक आता है, एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री, उस तरीके से बैलेंस करना सीखते हैं कि एक तरफ हमने लिख दिया एक्सपेंडिचर और एक तरफ हमने लिख दिया क्या, सेविंग, और बीच में हमारा हमेशा इनकम रहेगा। ऐसे केस में ये एलिगेशन का एक छोटा सा अपग्रेडेड रूप है जिसको हम कहीं बैलेंस कर सकते हैं। ज्योमेट्री में भी किया था, मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो इनकम में 25% का चेंज हुआ था, सेविंग में 15% का चेंज हुआ था, और इनका अनुपात आपको लिखना होगा कि ये 5 अनुपात था, इसका अनुपात 1 था। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और नहीं दिया होगा तो बना लेंगे इसको। अब ये अनुपात जो रेशियो होता है ना, ये उल्टा हो जाता है, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ आता है, बस इसका ध्यान देगा। ये वाला 5 यूनिट और ये वाला 1 यूनिट। तो अगर इस 5 यूनिट की वैल्यू देखें ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का है, 10% का। ये इससे 2 गुना है, तो ये वाला भी 2 गुना पे कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2%। तो ये 2% हम अगर इस 25 में जोड़ लें 2%, तो ये आ जाएगा 27%। तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है क्वेश्चन को करने का, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं टाइम टेकन होता है, और इसमें भी हर जगह बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। अब आते हैं उस तरीके पे जिससे आपको लगाना है, वे 4। एक ऐसा तरीका जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा आपको एक छोटा सा कोशिश करना पड़ता है मल्टीप्लाई करने का, और आपके आंसर आ जाते हैं। और मल्टीप्लाई करना इतना ही बड़ा टास्क नहीं होता, बहुत सारे नंबर इजी तरीके से कट जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि आपके पास एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है, इनके बराबर में इनकम आपको लिखना होगा। ये अगर 5 दिया है, ये 1 दिया है, और इसके बराबर में कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें चेंज दिया होगा, किसी 2 में चेंज आपको दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछता है हमेशा। तो इनकम में चेंज कितना है 25%, तो इसमें 25 को मल्टीप्लाई कर देना आपको। सेविंग में 15 का चेंज है, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। जिसमें नहीं दिया है जो पूछा आपसे, उसमें हम कोई भी नंबर से कर सकते हैं, एक्स मान लीजिए, तो ये आ गया 5x
प्लस ये वाला हमारे पास 15 और बराबर में 150। तो यहाँ से देखिए ये से घट जाएगा तो 135 और 5 से काट लेंगे तो x का मान आ जाएगा फिर से 27%। ये सबसे ईजी अप्रोच होता है क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है। सबसे ईजी मतलब इसमें बिना कोई दिमाग लगाए एक्स्ट्रा आप सीधा आंसर लगा सकते हैं। देखिए इसका यूज देखते हैं कैसे होगा, एकदम आसानी से देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखिएगा, अब हमको डायरेक्ट लगाना है। इनका अनुपात कितना दिया 3 2, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग, ये इनकम अगर लिख लेंगे यहाँ पे 5, तो इनकम 10 से बढ़ा है तो इसमें 10 से गुणा होगा, इसमें 10 से गुणा होगा तो 50 हो जाएगा। सेविंग कहीं दिया क्या नहीं, व्यय को इतने 12 से बढ़ा, इसमें हमने 12 से गुणा कर दिया तो ये 36 हो गया। और इसको नहीं पता है तो ये वाला हमने 2x लिख दिया, तो 2x की वैल्यू आ गई 14 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। आप एक से दो लाइन के अंदर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते थे, ठीक है। फिर से देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे कहीं कहीं अनुपात नहीं दिया रहता तो इसमें डरना नहीं है। यहाँ पे बोला कि व्यय जो करता है ना वो 68%, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए 68% अगर कोई खर्च करता है ना तो बचाता होगा 32%, तो 4 से काट देंगे, देखिए 17 का अनुपात, 4 से काट देंगे इसको 8 का अनुपात, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग और इसके बराबर में 25 आ जाएगा इनकम। अब देखिए क्या दिया हमको, इनकम 20 से बढ़ा है तो इसमें 20 से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 500। ये वाला देखिए कितना दिया 9 8 72 और 3 75, ये 75 बटे में 8 है, इससे गुणा करेंगे तो 8 से 8 कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 75। इस वाले में नहीं पता है तो इसमें x से गुणा कर लेंगे 17x आ जाएगा। तो 17x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए कितना, ये इसमें घटा देंगे तो 425 हो गया और ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 दूना 34 17 बचे 85, 25%। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन अभी 2020 में आया हुआ था। तो आप सिंगल सिंगल लाइन में कर सकते हैं, अगर 100 मान करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन क्या होते हैं कुछ ज्यादा ही होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हमको कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया कि राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है, तो कोई दिक्कत, देखिए व्यय हो गया, सेविंग हो गया और इनकम हो गया। 20% का मतलब 1/5 होता है, अगर ये 5 होगा तो ये इनकम उससे 20% अधिक है। तो आप खुद से सोचिएगा कि अगर 5 रुपए खर्च किया है 6 रुपए में तो बचाया होगा 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, आय बढ़ गई 60 से, तो 60 से गुणा कर देंगे, ये आ गया 360, ठीक है। 70% की वृद्धि होती है, किसमें वृद्धि होती है, इसमें होती है, तो इसमें हम 70 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 350। इस वाले मान लेते हैं x का, तो ये आ गया x का मान कितना आ गया 10%। तो 10% अगर पॉजिटिव आएगा आंसर तो हमेशा वो क्या होगा 10% बढ़ेगा, अगर नेगेटिव आता तो क्या बोलते हैं हम घट जाता। तो हम कोई भी अलग तरीका नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ही अप्रोच लगाइए जो सब क्वेश्चन में अप्लाई होगा। मैंने सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जो मेंस में आए हो या प्री में आए हो या ग्रुप डी में आए हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, देखिए अगर 80 खर्च करता होगा तो रेशियो बनाइए 20 बचा लेता होगा, तो ये 4 देखिए 4 का अनुपात और 1 का अनुपात, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग और बराबर में इनकम कितना होगा 5 होगा। अब आय कितना से बढ़ा है 12 से, तो इस वाले में 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 60। दूसरा हमारे पास क्या बोला है, बचत 10% की कम होगी, इस बार कम बोला है ना तो -10 से गुणा, तो -10 और प्लस में 4x, तो 4x की वैल्यू आ गई 70, ये जुड़ जाएगा इधर जाके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17.5। कैसे, देखिए 4 से भाग दे देंगे 17 बार में और 20 होगा तो 5 बार में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 17.5। कितना टाइम लगने वाला, अगर कमी होगी तो आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वृद्धि अगर बोला है तो आप प्लस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। बहुत कॉमन सा तरीका क्वेश्चन को करने का, बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं, कितना ही बड़े हो, मेंस के क्वेश्चन या प्री के हो या कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे आया होगा अगर आपके पास। और इसका यूज अलग तरीके से भी हम लोग करेंगे अभी, ठीक है, उसका मैं बताऊंगा कैसे और भी अप्लाई हो सकता है, किस चैप्टर में इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में या फिर आप सीआई में कैसे लगाएंगे या फिर कैसे परसेंटेज लगाएंगे, ये वैसे तो क्लास में बताया गया, लेकिन उसके बाद में अलग से भी वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, अलग से स्पेशल वीडियो। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, जो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि आपका एग्जाम होने वाला। जो लोग 65% अगर खर्च कर दिया ना तो बचा लिया होगा 35%, 5 से 7 बार, 5 से कितने बार 13 बार, तो 13 का अनुपात 7 का अनुपात मिलकर कितना हो जाएगा 20। इनकम कितने से बढ़ा है 20.1 से, और क्या बोला था क्वेश्चन में, व्यय बढ़ा है 25 से, और साथ में हमको बोला बचत कितने से बढ़ेगा x। क्या इसकी वैल्यू जल्दी सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे ये कितना आएगा, ठीक है। कुछ तो करेंगे आप लोग, सीधा सीधा करना, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बताएंगे मुझे कमेंट, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ कमेंट में आना चाहिए आंसर, कितना आंसर आने वाला है। आप एलिगेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा इसी से करिए, ये सारे क्वेश्चन को इजी बना देगा। सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट करेंगे। जैसे यहाँ 72 बोला है, मैं थोड़ा सा बस आपको वो दे रहा हूँ, क्लू दे रहा हूँ, जैसे 72% हो गया तो कितना बचाता होगा 28, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 72 खर्च करता है तो 28 बचाता होगा। 4 से 7 बार, 4 से ये कितने बार होगा 18 बार, तो इसमें भी वही आ गया 18 और 7 बराबर में कितना 25, ये कितने बार में 20 गुना पे, सेविंग वाला कितने से 15 गुना पे, ये वाला कितने पे x गुना पे, इसको भी कर लीजिएगा लगभग 20 21.9 के आसपास आना चाहिए, या फिर देख लेते हैं, अच्छा कर लिए 500 105 18x, ठीक है। तो ये वाला घट जाएगा, तो देखिए 18x की जो वैल्यू आ जाएगी ना, देखिए 100 घटेंगे 400 395 आएगा। तो अब x की वैल्यू 18 दूना 36, ये तो जाएगा यहाँ बचा कितना हमारे पास 3 5, तो 18 कम 18, देखिए यहाँ पे हमारे पास 35 बचा और इसके अलावा हम करेंगे तो लगभग 9 बार के आसपास जाएगा, ठीक है, और ये मिल जाएगा आपको 21.9%। तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इसमें मतलब हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो इस ट्रिक को बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे कैसा आपको लगा ट्रिक। और साथ में एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, रीजनिंग का स्पेशल हम लोग 15 बैच आ रहे हैं, जिसमें गौतम सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और ठीक है, इसमें आपको तो या तो CVT 2 दीजिए या तो आप CVT 1 के पेपर को पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, या तो फिर आप ग्रुप डी का पेपर दीजिए इस बार, ठीक है। तो हर जगह आपको मिनिमम एक क्वेश्चन मिलने वाला है, वो हो सकता है कि थोड़ा बेहतर वाला भी हो या हो सकता है एकदम बेसिक वाला भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर बहुलक की बात करें तो लोग लगता है कि बहुलक सबसे आसान टॉपिक है, तो बहुलक बिल्कुल आसान टॉपिक है, लेकिन अगर बहुलक ग्राफ वाला है, वर्गांतर वाला दिया हुआ है, अगर ग्राफ बना के दिया तो वहाँ बहुलक के लिए आपको एक फार्मूला पढ़ना पड़ता है अलग से, ठीक है, जिसको निकालना पड़ता है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आते हैं। और इस पे देखेंगे ग्रुप डी में या CVT 1 या कहीं भी उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको क्वेश्चन इस पे दिखेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो सारा कुछ डिस्कस होने वाला है, 2 वीडियो इसके लिए देंगे, एक हम देंगे पहला जो 10 मिनट का होगा जो आप ये पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा एक 10 मिनट का होगा जहाँ पे सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे। अगर इन दोनों कर लेते हैं तो पूरी तरीके से तैयार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य। माध्य और मीन का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन का मतलब कोई भी एक तरीके से हम इसको अगर अर्थमेटिक में टॉपिक पढ़ते हैं औसत, या इसको समांतर माध्य भी बोल सकते हैं हम लोग कभी-कभी, समांतर माध्य या मीन या फिर औसत एवरेज नाम से भी जाना जाता है अलग-अलग। तो औसत क्या बोलता है कि जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को जोड़िए और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर लीजिए, यही है मीन का मतलब, ठीक है, ये मीन का मतलब। तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे माध्य के बारे में। जैसे हमने एक नंबर लिखा हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी नंबर मैंने लिया जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे, तो जितने नंबर हैं इन सभी नंबरों को जोड़िए और जितने नंबर आप टोटल टर्म जितने होंगे उससे डिवाइड कर लीजिए। मीन का इतना ही मतलब है। हम अगर इसको देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास देखिए 10 कितने बार 1 2 3 4 5 50 तो यही हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 11 हमारे पास 2 बार है, 22 हो गया, 9 9 18 ही हो गया, तो 40 हमारे पास ये हो गया। और टोटल संख्या कितनी हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे देना मतलब 90 बटे में 9 और ये कितना हमारे पास 10। तो यहाँ से मीन कितना आ गया हमारा 10 आ गया, जिसको हम औसत के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन सा चीज है। लेकिन अगर आप ग्रुप डी का पेपर देने जाएंगे ना तो इसमें क्वेश्चन के लेवल क्या होता है, बड़े अच्छे नंबर देते हैं। तो आपको हर लेवल से तैयारी करनी है, हम प्रीवियस ईयर भी कराएंगे आपको और हम
स्टार्ट कर रहे हैं कल से आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस फिर से एक बार फिर से अगले लास्ट के जो 30 दिन एग्जाम से पहले CBT 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए, तो बिल्कुल उसको ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, रात में चलने वाली है, तो उसके लिए टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, टाइमिंग अभी स्लॉट के हिसाब से देखेंगे हम लोग, जो टाइमिंग होगा वो फिक्स होगा। तो इसका पहला आंसर हमारे पास मिल गया कितना, 10 मिल गया, जो हमारे पास क्या था, मीन था। दूसरा हमारे पास क्या आएगा कि अब हमको आया माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका को हम माध्यक नाम से भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। माध्यक क्या होता है, तो माध्यिका का रूल यही है कि आपको सबसे आसान ये माध्यिका निकालना, आप नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, ठीक है, बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा इसमें हमको दिख रहा है क्या, 9 दिख रहा है, तो हमने लिख दिया 9, फिर हमने लिख दिया 9, और फिर देखिए 2 बार 9 है, फिर उसके बाद हमने 10 लिख दिया। ये 10 हमारे पास कितने बार दिया हुआ है, 5 बार दिया है, तो 5 बार इसको हमने लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास 11 है 2 बार, तो 11 को हमने 2 बार लिख दिया। अगर हमने एक नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया और हम दोनों तरफ से नंबर को काटना चालू करेंगे, सिर्फ इतना ही करना है, दोनों तरफ से नंबर को काटेंगे अगर, तो आप देखिए कैसे काटेंगे इसको, एक इधर से काट दिए, एक इधर से काट दिए, एक इधर से और एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, जो बीच में बच जाएगा ना वही हमारा आंसर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। जो बीच में बच जाएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी किसका, मीडियन की। फिर कोई बोलेगा कि सर 2 नंबर बच गए बीच में तो क्या करेंगे, मतलब या बचा ही नहीं, सब कट गया बीच में। तो अगर मान लीजिए 2 नंबर बचते हैं, लास्ट वाले ये दोनों बच जाते हैं, तो इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, या तो एक बचेगा या तो 2 बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बच सकता। एक बचेगा तो हम डायरेक्ट वही आंसर, अगर 2 बचेगा तो उन दोनों को डिवाइड करना है, लास्ट के बीच वाले 2 नंबर जो बचते हैं और उनको 2 से डिवाइड कर लीजिए। कोई फार्मूला अलग से नहीं पढ़ना इसके लिए, तो मीडियन निकालना आसान है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दोनों तरफ से नंबर को काटना स्टार्ट करेंगे, जो बीच में बच गया एक नंबर तो वही माध्यिका, अगर 2 बचा तो दोनों को जोड़ के किससे भाग देंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के मान लीजिए 1 3 5 7 है, बोला इसकी माध्यिका निकालनी, हमने इधर से काटना स्टार्ट किया, इधर से काटा, अब ये भी काट देंगे तो बचेगा है नहीं। अब 2 नंबर बच गया, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 + 5 बटे में 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया, तो ये 4 माध्यिका होगी। इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कंडीशन ये है कि ये बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मीडियन या फिर माध्यक जिसको हम बोल सकते हैं। चलिए तो आगे तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हमारे पास टॉपिक का नाम है बहुलक। बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और बहुलक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो टेबल बना के होता है, जहां पे हम लोग बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, संचयी बारंबारता का यूज करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन का यूज करते हैं, कई सारी चीजें, वो चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दूसरे वाले वीडियो में, ठीक है। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पहले तो सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और साथ में कमेंट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल से हम वीडियोस आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल कमेंट करिए कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जिससे ज्यादा लोग जुड़ सकें एक साथ ग्रुप डी और CBT 2 के लिए। तो अब हमारे पास है बहुलक। बहुलक ये बताता है कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा बार दिखे, जिसकी बारंबारता, जैसे अगर हम स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में बोले बारंबारता इसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, मतलब जो ज्यादा बार आपको दिखे। जैसे अगर इसका ग्राफ बनाओ, इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनता है, हाउ टू मेक ग्राफ, ठीक है, समझिएगा। हमने बोला कि जैसे हमने बोल दिया ये है और एक हमने ऐसे नंबर लिख लिया और हमने बोला इसकी बारंबारता, ठीक है, और एक हमने लिखा नंबर, तो यहाँ हमने लिख दिया 10, तो 10 की बारंबारता कितनी है, फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 5 आ गई। फिर हमारे पास बचा 9, 9 की बारंबारता कितनी है, 2 बार। फिर हमारे पास कौन बचा यहाँ पे 11, 11 की बारंबारता कितनी है, 2 बार। तो यहाँ से हमने ग्राफ बनाया और हमने बता दिया कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे बता दिया कि ऐसे ग्राफ में भी दिया जाता है, तो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा बार हमको दिख रहा है 10, तो इसका भी आंसर क्या होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 ही होगा, ठीक है, 10 होगा। अब इसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे आता है रेंज। रेंज का मतलब यहाँ क्या समझेंगे, रेंज का मतलब होता है परिसर, यानी रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे अगर कोई चीज सबसे बड़ी हो और सबसे छोटी हो, उनका जो अंतर होगा ना वही हमको रेंज बताता है। रेंज मतलब से डिस्टेंस बताता है, जो सबसे कोई मान लीजिए 10 नंबर लिखे हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा, उनका जो डिफरेंस होगा ना वही हमारा क्या होगा, रेंज कहलाता है। तो यहाँ रेंज अगर निकालना तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 9 है और सबसे बड़ा 11 है, इनका डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का, तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बहुत कॉमन सा चीज हो गया रेंज के बारे में। नेक्स्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी वाले एकदम बिल्कुल ध्यान देंगे, माध्य विचलन से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो माध्य विचलन का मतलब यहाँ क्या है, हम पहले बात करते हैं विचलन। तो विचलन हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड मतलब मानक विचलन होता है और एक हमारे पास होता है माध्य विचलन होता है, ठीक है। तो ये मीन डेविएशन और एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझिए विचलन का मतलब क्या हुआ। विचलन का मतलब विचलित हो जाना, एक तरीके से मार्ग से अपने भटक जाना। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 50, गलती से हमने 53 लिख दिया, तो अपने एक्चुअल डेटा से वो 3 ज्यादा हो गया या 3 कम भी हो सकता है, माइनस प्लस यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम देखते हैं कि एक्चुअल डेटा से वो कितना ज्यादा भटका हुआ है, विचलित हो गया है, मार्ग से भटक गया है, ये चीज हम समझते हैं। तो विचलन का मतलब है कोई भी अगर हमारे पास एक नंबर उससे कोई नंबर कितना विचलित है ये हमको निकालना होता है, मतलब हम डिफरेंस को बोलते हैं कि डिफरेंस कितना है। और लेकिन इसके पहले एक वर्ड लगा है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन में कभी-कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मानक विचलन मीन डेविएशन सेम है, तो सेम नहीं है। मीन डेविएशन जब भी पूछता है तो आपसे बोलता है कि मीन डेविएशन निकालिए माध्य के सापेक्ष में, किसके, अगर कोई चीज भटक रहा है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए किससे कंपेयर करना है। ये आपसे पूछता है, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 वाले पेपर उठा के देखिएगा, माध्य विचलन निकालिए माध्य के सापेक्ष में, माध्य विचलन निकालिए माध्यिका के सापेक्ष में, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हमको किससे कंपेयर करना है ये आपको देखना है। तो अगर हमको मीन डेविएशन की बात करनी है तो हम किससे कंपेयर करेंगे, अगर हमको बोला माध्य के सापेक्ष में, मान लीजिए मीन डेविएशन निकालना है किससे, मीन के सापेक्ष में, मीन के सापेक्ष में, तो इसके लिए हमको देखिए मीन डेविएशन, हाँ किसके सापेक्ष में, मीन के सापेक्ष में, मतलब इस माध्य से कंपेयर करना है। तो हमको देखना ये माध्य की वैल्यू 10 है और हमको देखना ये सारे नंबर कितना कितना विचलित हुए हैं, ठीक है, इस मीन से। तो इस 10 से ये वाला 10 कितना विचलित है तो बोलेंगे 0 विचलित है, ठीक है। ये वाला कितना विचलित है बोलेंगे 1 विचलित है, ये वाला कितना विचलित है बोलेंगे 0, ठीक है। फिर अगला वाला हमारे पास 11 का देखेंगे तो ये भी बोलेंगे 1 विचलित है, फिर 10 का देखेंगे तो कितना होगा, फिर हम बोलेंगे 0 विचलित है, फिर और आगे जोड़िए, फिर 10 का 10 से देखेंगे फिर से 0 आएगा, फिर 10 का 10 से देखेंगे इस वाले से भी, इससे भी हो गया हमारे पास, और इससे भी देखेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। तो 0 5 बार आ चुका है 10 है इसमें, फिर 11 का देखेंगे तो ये वाला हमारे पास कितना है 1 है, फिर 9 का देखेंगे तो 1 प्लस माइनस से फर्क नहीं है ना, तो करना है। और जितने नंबर उनसे आप डिवाइड कर लीजिए, जितने नंबर उनसे हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, कितना डिवाइड, तो देखिए कितना आ गया 1 2 3 4, 4 नंबर हमारे पास आ गया 1, तो इसका वैल्यू आ गया 4/9, 4/9। तो ये जो 4/9 है, ये जो हमारा विचलन है ये वाला, ये किसके सापेक्ष में, माध्य के सापेक्ष में, ये बोलता है। अगर आपसे बोलता है कि माध्य विचलन निकालिए माध्यिका के सापेक्ष में, तो माध्यिका बताओ हम फिर इसके मीडियन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मीडियन ऐसा नहीं हर बार 10 ही आ जाए, हर बार अलग-अलग नंबर भी हो सकता है, किसी में 10 हो गया 11 हो, 12 अलग-अलग डेटा भी आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो हम किसके सापेक्ष में बोला है क्वेश्चन में, अगर कुछ भी नहीं दिया तो फिर माध्य के सापेक्ष ही निकालना है, और इसमें हमको बस डिफरेंस निकालना है, इन सबसे कितना विचलित है उतने नंबर को जोड़िए और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/9 हो गया। तो मीन डेविएशन आप समझ गए, ठीक है। इसको दोनों के सापेक्ष में पूछा जा सकता है, या तो माध्यिका के या तो माध्य के। वैसे ग्रुप डी में जो आए थे वो हमारे पास जो क्वेश्चन बने थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके माध्य के सापेक्ष में आए थे, ठीक है। बहुत यूनिक क्वेश्चन आए, आप देखेंगे तो एक बार आप नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे तो डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसका दूंगा आपको, ठीक है। जो इसका थोड़ा हाई लेवल होता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो फार्मूला होते हैं, माध्यिका का फार्मूला बहुलक का फार्मूला, बस दो ही आते हैं ग्राफ के क्वेश्चन, और वो फार्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पास निकालने के लिए आता है, माध्यिका निकालने के लिए, जैसे l प्लस हमारे पास क्या होता है n/2 वाला माइनस में c बटे में f0, इसके अलावा इनटू में हाइट, ये वाला फार्मूला होगा, इस पे डिस्कशन होगा भी नेक्स्ट वीडियो में, एक साथ आप ज्यादा चीज नहीं सीख पाएंगे। पहले एक सीखिए, अगर ये समझ में आया आपको तो बोलेंगे दूसरा वीडियो इसका हम बनाएंगे इस पे, ठीक है। क्योंकि अब आपका एग्जाम आ चुका है, अब अंतिम 30 दिन पूरा तरीके से हम आपके साथ हैं, सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग वीडियो पे कमेंट करिए, सभी लोग अगर रेडी हैं तो फिर हम लोग एक पूरा 30 दिन का एक YouTube पे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और पूरी तरीके से क्लासेस चलाएंगे जो भी जरूरत होगी आपको। अब फिर इसके बाद आता है हमारे पास विचरण, प्रसरण, प्रसार या वेरिएंस, ये तीनों एक ही चीज है, अलग-अलग नाम से मिलेगा, विचरण, प्रसरण, प्रसार। ये जो विचरण होता है या प्रसरण होता है या प्रसार होता है, इसका भी कंपेयर हम मीन से ही करते हैं, इसी मीन से कंपेयर करेंगे इन सभी का कितना विचलित है ये, लेकिन वहां पे हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं। बस देखिए इसमें फर्क समझिएगा, इसमें फर्क कितना, कंपेयर यहां मीन से हमने किया था तो यहां पे 1 का डिफरेंस है, देखिए अगर हम वेरिएंस की बात करें यहां पे
वेरिएंस की बात करें तो या प्रसरण या विचरण की बात करें तो डिफरेंस हमारा एक का है ना, तो यहाँ एक का स्क्वायर जीरो का है तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा जीरो का। इसके साथ एक का है ना तो हम एक का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, फिर हमारे पास जीरो है तो जीरो का स्क्वायर करेंगे, फिर एक का स्क्वायर करेंगे, फिर जीरो का स्क्वायर करेंगे, फिर जीरो का स्क्वायर करेंगे, फिर जीरो का स्क्वायर करेंगे, फिर एक का स्क्वायर करेंगे, फिर एक का स्क्वायर करेंगे और नीचे में 9 है तो 9 ही रहेगा। वेरिएंस में बस इतना ही है जो नंबर होगा। और देखिए यहाँ पे वही सेम डिफरेंस है सभी नंबर के साथ, सभी देखिए हमारे पास 10 10 10 10 5 बार था तो 5 बार जीरो का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। बाकी हमारे पास एक 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 थे तो एक का स्क्वायर किया और कभी-कभी ये नंबर और छोटे हो जाते हैं, ठीक है। इजी नंबर आते हैं, 3 होता है, 4 होता है, कहीं बड़े भी होते हैं, उसके लिए बता रही है। बड़े-बड़े नंबर भी देते हैं, दोनों आ सकते हैं ग्रुप में। जहां बड़ा होगा वहां कैलकुलेशन आपको याद होगा, वैसे बहुत इजी नंबर है तो यहाँ बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए, आपको लगाने के लिए पूरी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक मिल गया 1 2 3 और 4 भाई सेम नंबर आया हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4/9 ही आया, कोई चेंज नहीं हुआ। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार 4/9 दोनों सेम हो, अलग-अलग डेटा आ सकते हैं। यहाँ 1 होने की वजह से आंसर हमारा सेम आ गया है गलती से, ठीक है। लेकिन अगर ये अलग-अलग होगा तो कभी-कभी डायरेक्ट पूछेगा। अगर मान लीजिए कभी डायरेक्ट आपसे वेरिएंस पूछा है तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर इनका डिफरेंस निकाल के उनके स्क्वायर करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले में हमने सिर्फ डिफरेंस लिखा था और इस वाले में हमको डिफरेंस का क्या लिखना है स्क्वायर। डिफरेंस का मतलब है माइनस प्लस, मतलब नहीं है, जो भी डिफरेंस होगा उसको सिर्फ स्क्वायर कर लीजिए और जितने टोटल नंबर उससे क्या कर लेंगे उसको डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4/9 आ जाएगा। अब फिर आता है उसके बाद मानक विचलन जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना होगा तो उसके लिए हमको वेरिएंस निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, डायरेक्ट आप कभी नहीं जा सकते हैं। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, विचरण प्रसरण प्रसार या वेरिएंस, इसमें से कोई भी चीज मिल जाए, वैसे तो है सभी एक ही, तो कोई भी मिल जाए तो तभी आप इसको निकाल सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये वर्गमूल लगा लेते हैं हम एक नंबर पे जिसको हम बोलते हैं प्रसरण, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस जो हमारे पास वेरिएंस आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं इसके आगे की चर्चा करूं इस पे, तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो होगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा हमारे पास, मानक विचलन जो होगा, मानक विचलन, ठीक है। तो ये होता है अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस या फिर हम इसको बोल सकते हैं विचरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। विचरण जो भी आप नाम से समझे। और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4/9 है तो बाहर में आ जाएगा ये 2/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कितना 2/3, यहाँ तक क्लियर है। जो भी मानक विचलन निकालना होगा तो हमको अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे मानक विचलन पूछा और वेरिएंस मान लीजिए नहीं दिया तो पहले आपको वेरिएंस फाइंड करना होगा, फिर वेरिएंस फाइंड करने के आपको मीन फाइंड करना होगा। मतलब अगर मानक विचलन आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेगी, पहले मीन निकालेंगे, फिर वहां से हम क्या निकालेंगे वेरिएंस निकालेंगे, फिर उसका वर्गमूल करेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दे, अभी कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दे, क्या डायरेक्ट दे दे कि वेरिएंस का मान डायरेक्ट दे दे कि 144 है तो मानक विचलन क्या होगा डायरेक्ट 12 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नंबर दिया हुआ है तो फर्स्ट आपको मीन निकालना होगा, वेरिएंस निकालना होगा, तब हम पहुंचेंगे कहां पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और लास्ट हमारे पास बचता है, मतलब मीन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन मीन से ही आते हैं, मीन से हर एग्जाम में। वेरिएंस जो गुणांक होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन इनटू में 100, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इन आठों के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन अभी इसमें आपका आधा टॉपिक बाकी है, ये आपका क्या है 50% हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो मेन फार्मूला होता है, बहुलक का मेन फार्मूला होता है, वो चीज मैंने नहीं डिस्कस किया, वो हम करेंगे। और सभी लोग अगर रेडी रहेंगे कमेंट करेंगे, बताएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन को इजी कैसे निकाला, ग्राफ वालों का मीन कैसे निकाला जाता है, ग्राफ वालों का माध्यिका कैसे निकाला जाता है, ग्राफ वालों का बहुलक कैसे निकाला जाता है। आपने मैक्सिमम चीजें आप इतना तो मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, लेकिन अभी ग्राफ वाले को करना इनटू में हम 100 कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये आ गया हमारे पास 20/3%। और ये हमारा क्या होगा आंसर, और ये आता है परसेंटेज में इसका आंसर क्या आता है, परसेंटेज में हमारे पास इसका आंसर आता है। तो इसके लिए रेडी है, परसेंटेज में आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना चीज आप पढ़ लीजिए, दूसरे वीडियो पे आप इंतजार करिए, दूसरे वीडियो पे हम लेकर आ रहे हैं, YouTube पे डेली क्लास स्टार्ट होने वाली है। लास्ट के 30 दिन आपको पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं। अगर आप भी साथ देना चाहते हैं तो कमेंट करिए और बताइए किस टाइम पे हम लोग करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे और पूरी तरीके से इन तीनों को कैसे